रहीम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक्स लर्निंग ट्यूटोरियल के लेसन 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेसन में हम लेसन 2 के कुछ कंट्रोल्स के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। अब लेसन 2 में जो हमने काम किया है दोबारा उसी फाइल को प्रोजेक्ट को ओपन किया हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। तो जब हम इस फॉर्म को रन करते हैं उसके बाद पहले हमने कल चॉइसेस के लिए कम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया था। उसके बाद ड्राइव और डायरेक्टरी या फाइलों को कनेक्ट करने के लिए हमने उसकी ड्राइव लिस्ट बॉक्स, डायरेक्टरी बॉक्स और फाइल लिस्ट बॉक्स को इस्तेमाल किया है। लेकिन मज़ीद हमने एक और ऑप्शन इसमें इजाफ़ा किया हुआ था कि हम इसमें फ़ाइलों को जब देखते हैं डायरेक्टरी में, तो डायरेक्टरी में हमारे पास सिर्फ डायरेक्टरीज़ होते हैं, फ़ोल्डर्स। अब हर फ़ोल्डर के अंदर जितनी फ़ाइलें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइलें होती हैं, यानी हर फ़ाइल की मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ॉर्मेट, यानी टेक्स्ट फ़ाइल होती हैं जिसमें सिर्फ लिखाई होती है, बिट मैप इमेज फ़ाइल जिसमें सिर्फ फ़ोटो होते हैं, इमेजेस, या फ़ोटो जेपीजी फ़ॉर्मेट के होते हैं, आईपीजी के होते हैं। तो जिस किस्म का फ़ॉर्मेट आप तलाश करना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पर आप उसका फॉर्मेट देंगे। तो अब इसके लिए मज़ीद कल के लेसन में हमने इस चीज़ को इन डिटेल पढ़ा नहीं था, तो आज हम एक और कम्बो बॉक्स इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ एक यहाँ पर एक और इजाफी हम एक इमेज बॉक्स भी लेंगे जिसमें अगर कोई बीएमपी या जेपीजी कोई पिक्चर हो ताकि वो इमेज हम यहाँ पे देख सकें। तो इसके लिए हम मज़ीद कुछ टूल्स लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने यहाँ से एक इमेज बॉक्स पे क्लिक किया है। इमेज कंट्रोल को हमने सेलेक्ट करके यहाँ पर लाया है। इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं इमेज कंट्रोल की, जैसे पहले हमने किए थे। तो इमेज कंट्रोल का मेन फंक्शन ये है कि कहीं से भी आप इमेज को लोड कर सकते हैं, कोई तस्वीर। तो इसमें मेन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक तो पिक्चर है। अगर आप बरह रास्त कोई पिक्चर लाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप किसी बटन के थ्रू, जैसे यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसकी एक लाजमी चीज़ जो है वो स्ट्रेच प्रॉपर्टी है, इसको हमेशा आप ट्रू रखें। अगर हमने इसको फॉल्स रखा हुआ है तो पिक्चर अगर साइज़ में बड़ा है, साइज़ उसका ज़्यादा है, तो वो इस फ्रेम के अंदर पूरा नहीं आएगा, उसका एक ही पोर्शन सिर्फ नज़र आएगा। इसलिए इसको आप हमेशा ट्रू रखें, तो आपका जो पिक्चर होगा वो स्ट्रेच हो जाएगा, पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर चूँकि हमने फ़ाइल लिस्ट बॉक्स जो इसके साथ कनेक्ट किया था, तो इजाफी हमने एक और कम्बो बॉक्स लिया हुआ है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि हर कम्बो बॉक्स को जो हम डेटा देते हैं वो फॉर्म लोड पर होता है, यानी वो हम फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक कर दें। जैसे इस फॉर्म की किसी भी जगह डबल क्लिक कर दें तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, फॉर्म लोड। फॉर्म जब लोड हो जाएगा, इसका प्रोसीजर ये होगा कि जब फॉर्म लोड हो जाए उसके बाद कम्बो 2, चूँकि कम्बो बॉक्स हमने दूसरा लिया था, कम्बो 2 डॉट एड आइटम, कि उसमें आइटम ऐड हो जाए, और डबल कोट्स में उसको हम बंद करते हैं स्टैटिक डॉट बीएमपी। तो स्टैटिक डॉट बीएमपी का मतलब है कि बिटमैप इमेज वाला फ़ाइल हो। स्टैटिक मीन्स उसका नाम जो भी है, और डॉट बीएमपी जो 3 कैरेक्टर हैं ये उसके एक्सटेंशन हैं। इसी तरह कम्बो 2 डॉट एड आइटम txt टेक्स्ट फाइलें हों, कम्बो 2 डॉट एड आइटम जेपीजी, यानी जितने किस्म के आप इसमें क्राइटेरिया देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। जब हम इसको कंप्लीट कर दें तो जब फॉर्म हम इसको लोड करेंगे, जब फॉर्म को हम चलाएंगे तो इस कम्बो 2 में 3 किस्म के ये आइटम पड़े होंगे। अब दोबारा देखते हैं कि इसको हमने कनेक्ट किया फॉर्म लोड पर, लेकिन कम्बो 2 जो बॉक्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जब हम इसको चलाएंगे तो फॉर्म लोड के साथ वही 3 चीज़ें आएंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक कर दें या इसमें चेंज आ जाए, तब्दीली, तो इसके साथ यहाँ पर वो फाइलें सिर्फ ज़ाहिर हो जो हमने सेलेक्ट की हों। तो लिहाजा कम्बो 2 पर डबल क्लिक कर दें, उसके चेंज इवेंट में लिखें कि फ़ाइल 1 जो फ़ाइल 1 है, फ़ाइल 1 का मतलब है, दोबारा देखें इसको, कि ये फ़ाइल 1
ये फाइल 1 इन लिस्ट बॉक्स है, फाइल लिस्ट बॉक्स है, इसका नाम है फाइल 1। तो इन फाइल 1 की जो फाइल है उसको देखने के लिए दोबारा देखें कि कम्बो 2 के चेंज इवेंट में फाइल 1 डॉट पैटर्न कि उसका पैटर्न कौन सा हो, इज़ इक्वल टू किसके बराबर हो, कम्बो 2 डॉट टेक्स्ट, यानी कम्बो 2 की जो टेक्स्ट है उसी के बराबर होना चाहिए। उसके बाद देखें कि हमने इसके कम्बो 2 के पहले चेंज इवेंट में काम किया है, अब इसका इवेंट एक दूसरा है जिसको हम क्लिक, जब इस पर क्लिक हो जाए उसके बाद फाइल 1 डॉट पैटर्न इज़ इक्वल टू कम्बो 2 डॉट टेक्स्ट। कम्बो 2 की जो टेक्स्ट है अगर वो BMP है तो वो फाइल भी बिटमैप इमेज वाला दिखाए, या अगर वो JPG हो कम्बो 2 में तो वो JPG जितने फॉर्मेट वाले फाइल है उसको मिले स्क्रीन पर दिखाएं। दोबारा इसको देखें कि हमने इस चीज़ को कनेक्ट किया है इसके साथ, फाइल के साथ, कि अगर यहाँ पर BMP वाला static.bmp है तो इस फाइल लिस्ट में वो फाइलें आ जाए जो BMP हो, यहाँ पर अगर JPG है तो सारे वो फाइलें आ जाए जो JPG हो। तो ये हमने कर लिया। जैसे हम इसको रन करते हैं, इसमें देखें कि हम यहाँ से सी पॉट लेते हैं, तो सी पॉट में माई डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट्स के बाद देखें इसके अंदर जितनी फ़ाइलें हैं ऑलरेडी इस लिस्ट में आई हुई है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ वो फाइलें हों जो सिर्फ TXT हो, टेक्स्ट फाइलें हों, वो माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर टेक्स्ट फाइलें हों। उसके बाद हम चाहते हैं कि सिर्फ BMP हो, तो BMP हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 हैं। इस तरीके से हम JPG को चाहते हैं कि सिर्फ JPG फाइलें हों। इसके बाद हम व्यू इमेज बटन, एक दूसरी बटन को हम क्रिएट करना चाहते हैं जिसके ज़रिए हम इसको लिंक करेंगे कि अगर व्यू इमेज पर हम क्लिक कर दें तो यहाँ पर जो फाइल JPG या BMP पड़ा होगा वो इस साइट पर जो हमने इमेज बॉक्स लिया हुआ है उसमें शो हो जाए। दोबारा एग्जिट से जाएं वापस। अब देखें यहाँ पर इमेज तो हमने लिया हुआ है इमेज 1, तो ये इमेज कंट्रोल है, और दूसरा हमारे पास है फाइल 1। फाइल 1 में जो फाइल पड़ा होगा आप देखना चाहते हैं इमेज में, तो इसके लिए व्यू इमेज वाली एक बटन ले ले, कमांड बटन यहाँ से ले ले, तो इस पर डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक के बाद आप देख रहे हैं इसके लिए कि हमने डिम इमेज नेम एज स्ट्रिंग, कि हमने इमेज नेम एक पूरा हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो अब वेरिएबल हमने कौन सा, स्ट्रिंग वेरिएबल है, इन स्ट्रिंग। तो अब इसको हमने ये कोडिंग दी हुई है कि इफ़ राइट फाइल 1 डॉट पाथ, अगर फाइल 1 का जो पाथ है 1 वो ओके हो, उसमें कोई डेटा पड़ा हो, देन डबल कोट्स में इन स्ट्रिंग बैकस्लैश, ये इज़ इक्वल टू ये, अगर ये कंडीशन हो कि उसमें कोई डेटा हो फिर इज़ इक्वल टू बैकस्लैश, देन इमेज नेम वही पहला जो हमने वेरिएबल लिया है उसमें जो फाइल आया होगा इमेज नेम जो उसका नाम है इज़ इक्वल टू फाइल 1 डॉट पाथ, फाइल 1 के पाथ में जो फाइल का नाम होगा वो इस इमेज 1 में आ जाएगा, प्लस फाइल 1 डॉट फाइल नेम, और साथ ही उसका नाम भी, पाथ भी आएगा और उसका नाम भी आएगा। उसके बाद एल्स, अगर ना हो क्या हो जाए, एल्स इमेज नेम इज़ इक्वल टू फाइल 1 डॉट पाथ प्लस बैकस्लैश प्लस फाइल 1 के बाद क्या है, फाइल 1 डॉट फाइल नेम, कि ये उसके साथ ऐड हो जाए बैकस्लैश। तो बैकस्लैश सेपरेटर हैं किसी एक फाइल, एक फ़ोल्डर के बाद, अगर कोई एक फ़ोल्डर है तो फ़ोल्डर के बाद दूसरे फ़ोल्डर में हम जाते हैं, उसके सब फोल्डर्स में जाते हैं, तो सेपरेटर हम बैकस्लैश इस्तेमाल करते हैं। आखिर में क्या है, इफ़ चूँकि हमने स्टार्ट किया है तो उसको बंद करने के लिए हम एंड इफ़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आखिर में क्या होगा, इमेज 1 डॉट पिक्चर इज़ इक्वल टू लोड पिक्चर। ये सिंपल कोडिंग इसकी ये है कि आप इमेज 1 डॉट पिक्चर, इमेज 1 की कौन सी प्रॉपर्टी, डॉट पिक्चर, यानी जो ही हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं तो हम बहुत सारी एट्रीब्यूट्स इसके आ जाते हैं, तो हमने पिक्चर में जाना है, तो इसका पिक्चर क्या होगा, लोड पिक्चर इमेज नेम, कि पिक्चर लोड कर दे कहाँ से, इमेज नेम, यानी यहाँ पर जो इमेज नेम हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसमें फाइल 1 से जो फाइल यहाँ पे आया होगा, इधर जो आया होगा वो आप स्क्रीन पर दिखाएं, यानी वो लोड पिक्चर में आ जाएगा, लोड इन पिक्चर यहाँ से फाइल को लोड करेगा इमेज 1 में। दोबारा इसको हम रन करते हैं तो स्क्रीन पर आप देखें
कि हम पहले यहाँ से कोई ड्राइव सेलेक्ट करते हैं, सी ड्राइव। सी में देखें कि माई डॉक्यूमेंट्स में हम जाते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट्स में नीचे हम देखते हैं कि सिर्फ BMP फाइल है। BMP में देखें शेयर और शेयर नेम 2 हैं। पहले पर हम क्लिक करते हैं और वीव इमेज को हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ का जो फाइल 1 होगा उसी पाथ को फॉलो करके इमेज 1 में वो फाइल हमें दिखाएगा। पहले उस वेरिएबल इमेज नेम में स्टोर करेगा, तो वो इमेज नेम की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। व्यू इमेज पर क्लिक कर दें, आ गया। दूसरे को क्लिक कर दें, व्यू इमेज से स्क्रीन पर दूसरा भी आ जाता है। यानी इमेज एक ऐसा कंट्रोल है जिसके स्ट्रेच प्रॉपर्टी की वजह से आप बहुत ही बड़ी पिक्चर को स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद इसको एग्ज़िट कर दें। इसको दोबारा, अगर यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट विंडो नहीं है तो बग़ैर प्रोजेक्ट विंडो के शिफ्ट F7 बटन कीबोर्ड से शिफ्ट F7 दबाएं तो फिर भी आप विंडोज़ में या ऑब्जेक्ट कंट्रोल में आप आ सकते हैं, व्यू ऑब्जेक्ट में। तो व्यू ऑब्जेक्ट में तो हमने ये चीज़ें अब इस्तेमाल की, इन कंट्रोल्स को हमने इस्तेमाल किया। मज़ीद जो हमारे पास ऑप्शन बटन है, रेडियो बटन, इसको भी इस्तेमाल करना है। इसके साथ स्क्रॉल बार्स भी हैं, इनको इस्तेमाल करना है। तो हम इसको इसके बाद इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम 2-3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना चाहते हैं जिसमें हम इनपुट और मैसेज बॉक्सेस का इस्तेमाल सीखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए एक कमांड बटन हमने लिया है, एक ActiveX कंट्रोल, जिसको हम कैप्शन देना चाहते हैं। यहाँ पर कैप्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई। तो अब इस मल्टीप्लाई बटन के ज़रिए हम कुछ वेरिएबल को लेना चाहते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी के साथ एक और बटन आप ले लें, एडिशन के लिए ले लें, इसको आप वो दे एडिशन ऐड के लिए, और दूसरा सब्ट्रैक्ट। बहुत सारे फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई बटन पे डबल क्लिक कर दें। इसमें आप कोडिंग देख रहे हैं कि पहले आप जब कमांड मल्टीप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो उसके लिए हम पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए हम डिम लगाते हैं। तो डिम एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो डिम A, B और C, A, B, C 3 वेरिएबल हमने लिए हैं। तो वेरिएबल के फंक्शंस या वेरिएबल बनाने के रूल तरीके ये आप किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन वेरिएबल याद रखें कि वो मेमोरी लोकेशंस होते हैं जहाँ पर आप वैल्यूज़, मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ प्रोग्राम के दौरान स्टोर कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो मिक़दारें होते हैं वेरिएबल जो प्रोग्राम चलते वक्त तब्दील होती रहती हैं। लिहाजा A, B और C एक हमने 3 ऐसी लोकेशंस बनाई हैं जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो A, B, C को हमने तो यहाँ पर विजुअल बेसिक में, जैसे आम बेसिक लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में हम वेरिएबल जब पढ़ते हैं तो वेरिएबल जो लोकेशंस बनाते हैं तो उसी के साथ हम उसके डेटा टाइप्स भी पढ़ते हैं कि उसमें किस किस्म का डेटा हम स्टोर करेंगे। न्यूमेरिक डेटा हो, अल्फ़ाबेटिक हो, तो या इन स्ट्रिंग हो, इन स्ट्रिंग वैल्यूज़ में स्टोर कर सकते हैं, या न्यूमेरिक, तो उसके लिए उसके साथ सिंबल्स भी लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने चूँकि ABC वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं एज ए इंटीजर, तो एज़ के बाद हम उसका डेटा टाइप के बूलियन है, इंटीजर है, सिंगल है, डबल है, कौन सा डेटा टाइप है, कितने इसमें बाइट स्टोर होंगे। बहरहाल आप ये किताब से इन डिटेल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वेरिएबल जो हमने A लिया हुआ है, तो A इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर हम 2 किस्म के बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं। मैसेज, एक मैसेज बॉक्स है जो हमें आउटपुट देता है, आउटपुट की कम्युनिकेशन के लिए मैसेज बॉक्स इस्तेमाल होता है, और यूज़र से अगर कोई डेटा इनपुट लेना हो तो उसके लिए इनपुट बॉक्स। तो हम एक A वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, A इज़ इक्वल टू इनपुट बॉक्स। स्क्रीन पर एक बॉक्स आएगा और वो ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिखे इंटर फर्स्ट वैल्यू। तो आपसे मैसेज स्क्रीन पर ये मैसेज आएगा कि इंटर फर्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू आप देंगे तो वो वैल्यू स्टोर होगी A के पास। उसके बाद दूसरा इनपुट बॉक्स आ जाएगा, इंटर सेकंड वैल्यू, दूसरी वैल्यू आप देंगे तो वो वैल्यू स्टोर होगी B के पास। उसके बाद
C इज़ इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B। अब ये दो ऑपरेंड्स हैं A और B, दो वेरिएबल हैं, इनकी ऑपरेशन जो हो जाती हैं बीच में हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया है मल्टीप्लाई का। स्टेरिक इस्तेमाल होता है मल्टीप्लाई के लिए। अगर एडिशन करना हो तो इसके लिए प्लस का ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ये सारे ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो हमने चूँकि ए और बी को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो पहले ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू असाइन हो जाएगी सी को, सी के पास स्टोर हो जाएगी। अब हमने टोटल देखना है सी का, तो इसके लिए मैसेज बॉक्स की ज़रूरत है। आउटपुट के लिए मैसेज बॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं। मैसेज बॉक्स आ जाएगा, उसमें हमने लिखा है ए, यानी जो पहली वैल्यू है वो स्क्रीन पर दिखाएगा। एंड के बाद हमने डबल कोट्स में एक्स लिखा हुआ है। एक्स हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लाई के लिए आम, तो पहले वैल्यू हमें दिखाएगा, उसके बाद एक्स यानी ज़रब की जगह पर आ जाएगा। उसके बाद एंड बी, यानी दूसरी वैल्यू कौन सी है, बी वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू आपने दी होगी वही वैल्यू स्क्रीन पर आ जाएगी। उसके बाद एंड है, फिर एंड के बाद तीसरी एलिमेंट कौन सी है कि हमने इक्वल का निशान है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इक्वल ये ऑपरेशन नहीं है, ये सिर्फ मैसेज बॉक्स में हमने डिस्प्ले देना है, तो इक्वल। उसके बाद एंड सी, सी में जो वैल्यू दोनों की आ जाती हैं वो वैल्यू स्क्रीन पर आ जाएगी। तो उसके बाद हमने कोई मैसेज तो नहीं देना है। रिज़ल्ट ऑफ वेरिएबल, तो इसका हमने लिखा हुआ है कि रिज़ल्ट ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल से उसका रिज़ल्ट, तो ये उसका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। टाइटल हम उसको देते हैं रिज़ल्ट ऑफ वेरिएबल। तो इसको जब हम चलाते हैं तो चलाते वक्त आप देखेंगे, इसको हम रन करते हैं। रन में देखें यहाँ पर कि मल्टीप्लाई एक बटन है, इसको हमने ऐड बटन है, इसको हमने कोड नहीं दिया हुआ है। उसके साथ देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस का एक इनपुट बॉक्स आया हुआ है, इसको कहते हैं इनपुट बॉक्स, जो हमसे यहाँ पे मांग रहा है इनपुट ऑफ डेटा, इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। तो इंटर फर्स्ट वैल्यू, वो मैसेज है, यहाँ पर हम उसको वैल्यू देंगे। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको देते हैं 50 हमने फर्स्ट वैल्यू दी है। ओके के बाद इंटर सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू हम देते हैं 2। उसके बाद ओके के बाद जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद उसने रिज़ल्ट दिया है कि रिज़ल्ट ऑफ वेरिएबल्स क्या आया है, 50 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 100। रिज़ल्ट हमारा कितना आया है, 100। ओके कर दें। दोबारा देखें, मल्टीप्लाई के बाद फर्स्ट वैल्यू 9, उसके बाद ओके, सेकेंड वैल्यू 9, उसके बाद ओके, रिज़ल्ट हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज़ इक्वल टू 81। तो ये हमने इनपुट और आउटपुट बॉक्सेस का इस्तेमाल किया है। वैसे भी आप मैसेज बॉक्स किसी भी जगह आप लिख सकते हैं बग़ैर इसके। मैसेज बॉक्स के साथ हम फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये आपने रिज़ल्ट लिया हुआ है, इसके साथ आप एक इजाफी मैसेज बॉक्स लेना चाहते हैं तो आप मैसेज बॉक्स कर दें। जो ही आप स्पेस दबाते हैं तो नीचे आप देखिए कि मैसेज बॉक्स है, उसके बाद हम प्रॉम्प्ट में वो मैसेज लिखना होता है जो आप स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। आप यहाँ पर आप लिखें थैंक्स फॉर यूजिंग VB ट्यूटोरियल। तो अब ये मैसेज हम देना चाहते हैं तो डबल कोट्स में इसको बंद कर दें। उसके बाद जो ही हम कामा दबाते हैं तो कामे के बाद हमारे पास आया है, उसके नीचे एट्रीब्यूट्स हैं, VB यूजुअल बेसिक है, अबाउट रिट्राई, इग्नोर, एप्लीकेशन मॉड्यूल, VB क्रिटिकल, यानी जो आप इसमें इलामत इस्तेमाल करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट बटन है, ठीक है, VB क्रिटिकल है या VB येस नो है, तो आप कोई भी बटन या ओके ओनली कर दें, VB ओके ओनली वो आ जाएगा। उसके बाद अगर हम प्लस लगाएं, प्लस बटन के साथ मज़ीद इसको हम कोई दूसरी वैल्यू भी दे सकते हैं। ओके ओनली के बाद भी उसको VB क्रिटिकल या VB, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने VB लिया हुआ है तो उसके साथ जो इलामत आ जाता है तो वो इलामत हम उसको एक्सक्लेमेशन दे सकते हैं या इन्फॉर्मेशन अगर देना हो तो आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के बाद फिर हम कामा लगाते हैं।
कॉमे के बाद देखें नीचे आया हुआ है टाइटल, कि हमने उस बॉक्स को टाइटल क्या देना है। ऊपर उन्वान, जिस तरह इसका उन्वान है तो इस किस्म का उन्वान भी डबल कोट में आप लिखें। कोई भी आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, कोई भी ट्यूटोरियल दें, डबल कोट में बंद कर दें। तो उसके बाद हेल्प फाइल है, कॉन्टेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ें आप मज़ीद इसमें दे सकते हैं। लेकिन दोबारा आप देखें इसको चलाकर, मल्टीप्लाई, इसके लिए कोई वैल्यू दे दें, उसके बाद ओके कर दें, दूसरी वैल्यू दे दें। तो हम देख रहे हैं कि एक तो हमने मैसेज बॉक्स देख लिया जिस पे रिज़ल्ट हम देख रहे हैं। ओके करने के बाद एक दूसरा मैसेज बॉक्स आएगा, उसका टाइटल आखिर में क्या आएगा, वीबी ट्यूटोरियल, और इन्फॉर्मेशन वाला सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे मैसेज आया होगा थैंक्स फॉर यूजिंग वीबी ट्यूटोरियल और ओके। यानी ये बॉक्स कौन सा है, सिर्फ ओके ओनली था, चूँकि हम अगर येस नो कर दे तो एक बटन येस की आ जाएगी, दूसरी नो के लिए। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस में लाएँ तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद इसको क्लोज़ करते हैं। इसके बाद बेसिक लैंग्वेज में हम कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स the statement that are used to control the order of execution of statements in a program are called control statements। ऐसे स्टेटमेंट जो हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में लिखते हैं, जिसे प्रोग्राम जब हम चलाते हैं, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो तरतीब होता है, तो उस तरतीब को हम कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। कि एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो डेटा एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को या मुख्तलिफ स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो दो किस्म की हैं। एक है कंडीशनल, दूसरे है अनकंडीशनल। तो हमारे पास जो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें हमारे पास हैं, कंडीशनल वो होती हैं कि जब उसको चलाया जाता है तो सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करते हैं, उसके बाद जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अनकंडीशनल वो होते हैं जो बग़ैर कंडीशन के, शर्त के बग़ैर उसी केस को देखते हुए चलते हैं, उसी को कंट्रोल करते हैं बग़ैर किसी शर्त के, विदाउट कंडीशन। तो हम जैसे गो टू या अन गो टू इस्तेमाल करते हैं तो ये गो टू अन गो टू अनकंडीशनल है, बग़ैर किसी शर्त के डेटा के ऑर्डर को, तरतीब को चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी तरफ। और कंडीशनल जो होते हैं उसमें इफ़ देन एल्स वाले हैं, कि इफ़ के बाद हम कंडीशन उसको देते हैं कि इफ़ अगर ये कंडीशन हो तो उसके बाद देन, इन इफ़ कंडीशन देते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 70 से ज़्यादा है देन उसको ग्रेड दे दे कि भाई ए, एल्स अगर किसी का इससे कम है तो उसको हम ग्रेड बी देते हैं। तो हम इसमें कंट्रोल को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हम गो टू या अन गो टू इस्तेमाल करते हैं तो ये बग़ैर किसी शर्त का है, इसको अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और अगर हमने कोई कंडीशंस, कोई शर्त वगैरह इसमें रखी हुई है, जैसे इफ़ देन और इफ़ देन एल्स में हम इस्तेमाल करते हैं, या सेलेक्ट केस में हम उसको केस स्टडी में उसको देते हैं कि कोई भी केस हो जो हम उसमें वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, तो उसमें जो भी केस आ जाता है उसी को देख कर उसके बाद वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट में 2-3 किस्म के काम हम ले सकते हैं, लेकिन एक सिंपल प्रोजेक्ट है जिसमें हम 2 वेरिएबल लेंगे, उसको हम इनपुट के ज़रिए 2 वैल्यू देंगे। इसमें से लार्जर जो वैल्यू होगी उसको हम निकालना चाहते हैं कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम इसके लिए पहले टाइप करते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल के लिए हम इसी बटन को इस्तेमाल करते हैं जो हमने पहले ऐड के लिए ली हुई थी। तो इसको हम पहले यहाँ से कैप्शन देते हैं कि इससे हम एक कोड देते हैं कि इंटर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप देंगे। तो जब इस बटन को कोई बंदा प्रेस करेगा, दबाएगा, तो इसको हम कोड देते हैं। दोबारा हम कोड में जाते हैं, इस पर डबल क्लिक कर दें, कोड में जाएं। इसके लिए हम 2 वेरिएबल पहले डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल कौन सा,
पहला ए वेरिएबल है एज इंटीजर, इसमें इंटीजर वैल्यू होगी, और दूसरा बी है, बी में भी इंटीजर वैल्यू होगी, और ये न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं इंटीजर। तो इसमें देखें कि पहले ए है, ए इज़ इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स आएगा, उसमें मैसेज होगा इंटर फर्स्ट वैल्यू, उसका ऊपर कैप्शन जो है वो भी फर्स्ट वैल्यू ही होगा। तो इसमें जो वैल्यू आप टाइप करेंगे वो ए के पास ए वेरिएबल में स्टोर होगी, दूसरे में भी यही तरीके से सेकंड वैल्यू बी के पास स्टोर होगी। इसमें बहुत सिंपल हम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है देन फिर हमें मैसेज बॉक्स दिखाएं, मैसेज बॉक्स, और उसका मैसेज क्या हो कि फर्स्ट नंबर इज़ लार्जर, ये मैसेज स्क्रीन पर होगा, और उसके साथ बटन कौन सी होगी, वी बी ओके ओनली, ओके ओनली में सिर्फ ओके एक बटन आएगी, और उसका टाइटल क्या होगा, ऊपर कैप्शन होगा, यही जो आपने महसूद वीबी ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। ये हमने उसको इफ़ इस्तेमाल करते हुए हमने ये शर्त रखी हुई है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन दुरुस्त है देन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाए। एल्स अगर ये ए बी से बड़ा ना हो, छोटा हो, एल्स का मतलब है ए से इससे छोटा हो, एल्स के बाद फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि सेकंड नंबर इज़ लार्जर। उसके बाद एंड इफ़, चूँकि इफ़ हमने स्टार्ट किया हुआ था, जितनी बार आप इफ़ को स्टार्ट करेंगे हमेशा याद रखें कि आखिर में एंड सबसे पहले आप उसको, चूँकि प्राइवेट सब हमने स्टार्ट किया हुआ इस तरह मॉड्यूल, तो आखिर में उस मॉड्यूल को बंद करने के लिए हम एंड सब इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जब भी आप इफ़ इस्तेमाल करते हैं तो आखिर में उसको एंड किया करें, एंड इफ़। इसको आप चला कर देखें, इसको रन करते हैं, ये कमांड 1 के क्लिक इवेंट पर हमने लिखा है, इसको चला कर देखें। एंटर एनी वैल्यू के लिए आप दबाएंगे तो आपके पास फ़र्स्ट वैल्यू आपसे मांगेगा, हमने 50 दिया हुआ है फ़र्स्ट वैल्यू, उसके बाद ओके के बाद सेकंड वैल्यू हम उसको देते हैं 100, दूसरी वैल्यू 100 है, पहले हमने 50 दिया हुआ है। तो अब हमें बताएगा कि कौन सी ज़्यादा है, फ़र्स्ट वैल्यू ज़्यादा है कि सेकंड। ओके के बाद फिर हमें देखें कि महसूद वीबी ट्यूटोरियल नीचे आया हुआ है, सेकंड नंबर इज़ लार्जर। ओके, दोबारा देखें, पहले हम उसको 100 देते हैं, फ़र्स्ट वैल्यू ज़्यादा देते हैं, और दूसरी जो है वो हम 50 देते हैं, कम देते हैं। ये कौन सा लार्जर है, ओके कर दें, फर्स्ट नंबर इज़ लार्जर। ओके, तो इसमें हमने इफ़ देन एल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इफ़ देन एल्स को इस्तेमाल करते हुए आप मज़ीद इससे काम ले सकते हैं। इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर जो है वो एक मैनेजेबल है उस सूरत में जब हम एक या दो कंडीशन सिर्फ टेस्ट करना चाहते हों, एक या दो शर्त हों। अगर कंडीशंस हमारे पास ज़्यादा हों तो उनको टेस्ट करने के लिए, उनको चलाने के लिए फिर हम सेलेक्ट केस इस्तेमाल करते हैं। यानी सेलेक्ट केस, अगर शर्त एक ही है और हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, शर्त हमने एक ही रखा हुआ है और उसके चॉइसेस जो है बहुत सारे हैं, उससे फिर बेहतर तरीक़ों को चलाना ये है कि हम सेलेक्ट केस की स्टडी करते हैं। तो सेलेक्ट केस में हम एक प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए। देखें इसको, इस केस को स्टडी करने के लिए हम एक बटन लेते हैं, कमांड बटन हमने लिया हुआ है। तो इसको हम कैप्शन पहले देते हैं कि नंबर ऑफ़ द डे, कोई नंबर आप दे दें, नंबर ऑफ डे। ये हफ्ते में हमारे पास 7 दिन होते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी दिन का नंबर देते हैं 1 से लेकर 7 तक। तो कोई भी नंबर जब हम इसको इनपुट बॉक्स में इनपुट देंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास केस पड़ा होगा उसी केस में से उसको हमें दिखाएगा प्रिंट आउट के ज़रिए। तो जब इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो कोडिंग में सबसे पहले हम एक वेरिएबल हमने लिया हुआ है वीक। तो वीक वेरिएबल में हम इनपुट बॉक्स के ज़रिए कोई नंबर देंगे ताकि वो वीक में स्टोर हो जाए। तो हम यहाँ पर देखें कि हम इसको केस के ज़रिए कंट्रोल करना चाहते हैं। इसकी ब्रांचिंग, मल्टीपल ब्रांचिंग है, लेकिन सबसे पहले देखें इसको सेलेक्ट केस, कि हम केस जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सेलेक्ट, और उस सेलेक्ट को हम जब ख़त्म हो तो उस वक्त हम उसको एंड सेलेक्ट कहते हैं।
तो सेलेक्ट केस हम स्टार्ट करते हैं वीक। वीक हमारा एक वेरिएबल है। तो अब इस वेरिएबल में देखें यहाँ पर कि केस हमारे जो है वो कंडीशंस को देखता है कि ऑप्शंस पहला अगर 1 हो हमारे पास अगर इस वीक में जो वैल्यू है वो 1 हो तो मैसेज बॉक्स पर हमें मंडे डिस्प्ले कर दें। अगर वीक के अंदर वैल्यू सिर्फ 2 है तो 2 की जगह पर सेकंड केस आ जाएगा ट्यूसडे, तीसरा केस जो है वो आएगा वेंसडे, 4 आएगा थर्सडे, 5 आएगा फ्राइडे, 6 आएगा सैटरडे, 7 आएगा संडे। और जब 7 पूरे हो जाएंगे यानी 1 to 7 हम कोई भी केस दे सकते हैं। इन 7 केसेस हमने रखे हुए हैं, 1 से लेकर 7 तक। अगर कोई भी वैल्यू आपने दी है तो प्रिंट आउट आपको यही देगा। अगर इन केस एल्स इसके अलावा कोई दूसरा केस हो तो मैसेज बॉक्स आपको देगा नॉट अ वैलिड डे नंबर, कि ये दिन जो है ये सही नहीं है, जो आपने दिया है वैलिड नहीं है, इसमें यानी केस स्टडी में हमने शामिल नहीं किया हुआ है, इस वजह से आपको डिस्प्ले नहीं देगा। तो उसके बाद जो केस हमने सेलेक्ट किया था, जहाँ से हमने सेलेक्ट केस स्टार्ट किया हुआ था, आखिर में इसको बंद कर दें। तो रन कर देखते हैं इसको। जब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये रन मोड में है। अब रन मोड में इसको हम देख रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ़ द डे पर हमने क्लिक किया तो वही चीज़ है कि इंटर नंबर ऑफ़ डे। तो यहाँ पर हम 1 देते हैं तो 1 का कॉरिस्पॉन्डिंग जो केस होगा वो उसको देखेगा। ओके, यानी ओके में देखे प्रिंट मैसेज में आया है कि मंडे। दोबारा देखें नंबर 5 देते हैं, देखें फ्राइडे आ गया। इसके बाद हम चूँकि हमने 1 से लेकर 7 तक डिजिट्स के लिए केसेस रखे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 9 दे रहे हैं, नो चूँकि उसके केस में शामिल नहीं है तो हमें मैसेज क्या देगा, देखें नॉट अ वैलिड डे नंबर, क्योंकि हमने सिर्फ 7 तक रखे हुए हैं केसेस, इस वजह से आपको वैलिड नहीं दे रहा। इसके बाद हम एक्टिव कंट्रोल को दोबारा हम इसमें जो ऑप्शन बटन है कल हमसे रह गया था, इसका इस्तेमाल भी जैसे चेक बटन को हमने इस्तेमाल किया है उसी तर्ज पर है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो इसके लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं, तो एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास है। तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को आप क्लियर कर दें ताकि ये टेक्स्ट खाली हो। उसके बाद इसको आप कोई भी इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। तो डबल क्लिक के बाद आप देखें कि इसके क्लिक इवेंट पे आप इसको ऑर्डर देंगे कि अगर ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 की वैल्यू चेक्ड हो यानी ट्रू हो, तो इस टेक्स्ट में जो लिखाई होगी उसके फ़ॉन्ट को हम छोटा बड़ा बोल्ड इटैलिक वगैरह उसके फ़ॉन्ट को सेट कर सकते हैं। तो सिर्फ इसका इस्तेमाल है, आप देखें। अब हम चाहते हैं कि इस ऑप्शन बटन के ज़रिए हम यहाँ पर जो फ़ॉन्ट हम लिखेंगे उस फ़ॉन्ट को हम बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें। तो इस पर डबल क्लिक कर दें फ़ॉन्ट बटन पे। इसके क्लिक इवेंट में आप देख रहे हैं कि क्लिक इवेंट में जब इस पर कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा कि एक ऑप्शन 1 चूँकि उसका नाम है ऑप्शन 1 डॉट जो ही आप दबाएंगे फ़ौरन उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो उसके एट्रीब्यूट्स आते हैं उसके यानी फ़ॉन्ट को हम चेंज करें तो फ़ॉन्ट बोल्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको बोल्ड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो फ़ॉन्ट बोल्ड इज़ इक्वल टू ट्रू। हम पहले इसमें इस्तेमाल करते हैं कि इफ़ हम ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं कि इफ़ ऑप्शन डॉट वैल्यू ऑप्शन वन डॉट वैल्यू। अगर देखें यहाँ पर आपने इसको ऑप्शन सिर्फ लिखा हुआ है, उसके बाद आप डॉट दबा रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स नहीं आते, तो इसका मतलब है कि आपने उसका नाम चेंज किया होगा या उसका नाम सही आपने नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन 1 डॉट वैल्यू। तो सबसे पहले हम उसको कंडीशन देते हैं कि ऑप्शन 1 की वैल्यू अगर ऑप्शन 1 डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू है देन उसके बाद उस पर अगर किसने क्लिक किया हुआ है ट्रू है, देन क्या होगा, टेक्स्ट 1 चूँकि हमने टेक्स्ट दिया हुआ है तो टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट या टेक्स्ट 1 की जो बोल्ड वो है टेक्स्ट 1 डॉट फॉन्ट बोल्ड इज़ इक्वल टू ट्रू। तो उसके फॉन्ट जो है उसको बोल्ड क्या कर दे, उसको ट्रू कर दे। तो फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एल्स अगर ना हो
तो क्या हो, text1 डॉट फॉन्ट बोल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, एफ लगाएंगे तो फॉल्स आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद इफ़ जो हमने चूँकि हमने स्टार्ट किया है तो इसलिए एंड इफ़, आखिर में एंड इफ़ कर दें। तो देखते हैं इसको, यहाँ पर आप कोई चीज़ लिख के, हमने इसको टाइप किया हो कुछ हरूफ, तो इसको ऑप्शन बटन पे आप क्लिक कर दें ऑन ऑफ इसको। तो चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर देखिए यहाँ पर हमने ऑप्शन 4 लगा हुआ है। तो ऑप्शन 4 चूँकि हमने पहले जो कोडिंग की थी वो ऑप्शन 1 पे हम कर रहे थे, इस वजह से वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो चूँकि हमने जो कंट्रोल लिया हुआ है उसका नाम, असल नाम जो है वो ऑप्शन 4 है, बोल्ड के लिए है। तो OPT बोल्ड आप नाम दे सकते हैं। इस तरीके से आप एक दूसरा भी ले लें इटैलिक के लिए, तो इसको आप इटैलिक नाम दे दें। तो इन दोनों से हम काम ले सकते हैं। जैसे पहले बोल्ड से इस पर डबल क्लिक कर दें कि इफ़ ऑप्शन 4 की वैल्यू अगर ट्रू हो, उस पर किसने क्लिक किया हो, देन text1 डॉट फॉन्ट बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू, कि text1 की जो फॉन्ट की बोल्डनेस है वो ट्रू हो। एल्स अगर अनचेक है तो text1 फॉन्ट फॉल्स हो। एंड इफ़, इसी तरीके से यही कोडिंग आप दूसरे पर भी कर सकते हैं कि इटैलिक के लिए आप लिखें। इसमें आप देखें कि सबसे पहले क्या करना होगा, इफ़ ऑप्शन 4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, उसके बाद देन text1 डॉट फॉन्ट बोल्ड की जगह पर हम यहाँ इटैलिक इस्तेमाल करते हैं, इटैलिक इज इक्वल टू ट्रू। एल्स text1 डॉट फॉन्ट इटैलिक इज इक्वल टू फॉल्स। इसको रन करने के बाद देखें कि हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। अब हमने एक फिक्रा टाइप किया हुआ है, जब हम बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो ये बोल्ड हो गया। तो जब ये चेक है, इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये बोल्ड है। जब दूसरे पर हम क्लिक करते हैं तो देखें ये पहले जो था पहले ऑफ हो गया और दूसरा ये आ गया। अब देखें इटैलिक से कुछ नहीं होता, इटैलिक नहीं होता, इस वजह से कि चूँकि हमने जो वहाँ पर कंट्रोल पहले इस्तेमाल किया था वही गलती दोबारा हमने की है। कौन सी गलती, कि ऑप्शन 5। तो हम यहाँ पर उसको देखते हैं पहले कि कौन सा हमने लिया हुआ है, ऑप्शन 5 है, इटैलिक है। और इस पर डबल क्लिक करने से हम इसको देखते हैं कि ऑप्शन 5 वैल्यू ट्रू है, देन text1 डॉट फॉन्ट इटैलिक इज इक्वल टू ट्रू। एल्स text1 फॉन्ट इटैलिक इज इक्वल फॉल्स। एंड इफ, तो इसमें हम चेक करते हैं, हमने कुछ टाइप किया हुआ है इटैलिक से और बोल्ड से क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। एक और कंट्रोल है जिसे हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। तो स्क्रॉल बार कंट्रोल को भी इस तरीके से हम कर सकते हैं कि इसी के ऊपर या इसी फॉर्म के ऊपर जो फ्रेम हमने लिया हुआ है मज़ीद फ्रेम भी आप ले सकते हैं, या अगर प्रैक्टिस के लिए आप चाहते हैं तो एक दूसरा फॉर्म भी हम ले सकते हैं। प्रोजेक्ट में जाकर ऐड फॉर्म, तो एक नया फॉर्म ऐड हो जाएगा। इधर में यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दें, उसके बाद ओपन। इसी फॉर्म के ज़रिए आप इसको, इस फॉर्म को ज़रा साइड से बॉर्डर से इसको खींच ले जाएं, ज़रा बड़ा कर दें इसको। तो इसमें इस फॉर्म को आप पहले कैप्शन दे दें। कैप्शन का मतलब है कि यहाँ पर जो नाम ज़ाहिर होता है वही आप यहाँ से दे दें। इसको नाम दे दें कलर प्रोजेक्ट, कलर प्रोजेक्ट, ये हमारा कलर प्रोजेक्ट है। तो अब कलर प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम एक लेबल लेना चाहते हैं। तो लेबल आप यहाँ पर ले लें, एक बड़ा लेबल ड्रॉ कर दें। अब लेबल की जो कैप्शन है उसको आप ख़त्म करें ताकि बिल्कुल ब्लैंक हो लेबल जो है। उसके बाद इसको हमेशा ये याद रखें कि चूँकि हमने इसके ऊपर कलर शो करने हैं तो इसको आप फ्लैट कर दें। तो फ्लैट के बाद नीचे हम इसके लिए कंट्रोल हमने लेने हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार आप यहाँ पर ड्रॉ कर दें, 1 2 दूसरा और तीसरा, तीनों
स्क्रॉल बार हमने लिए हैं, अब तीनों को एक साथ कर दें। अब 3 हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हमारे पास हैं, तो इनको हम बार को हम नाम भी देंगे। इनके नाम हम चेंज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल 1, तो इसको हम बार 1 नाम देते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल तो एच एस बार 1, और दूसरे को हम एच एस का मतलब है हॉरिजॉन्टल बार, हॉरिजॉन्टल एच एस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार 2, और तीसरे को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार 3 नाम देते हैं। 3 हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हैं। तो इसके साथ हम टेक्स्ट बॉक्सेस भी लेना चाहते हैं। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ले लें। पहले के साथ इसके अंदर वैल्यूज़ शो होगी इसकी, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 3। टेक्स्ट 3 यहाँ पर आ जाए और टेक्स्ट 2 को यहाँ ले आए। अब देखें यहाँ पर कि जो वैल्यू हम इसको देंगे तो साथ साथ इन बटन्स में हम शो भी करना चाहते हैं। टेक्स्ट 1 जो है इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चले जाएं। कौन सी प्रॉपर्टी? टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में इसको बैक स्पेस से हटाएं, ख़त्म कर दें, और टेक्स्ट 2 पे क्लिक कर दें। इसकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी खाली कर दें। टेक्स्ट 3 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को खाली कर दें ताकि ये बिल्कुल खाली पड़े हों। उसके बाद हम दोबारा इस पर आ जाते हैं कि हमने एक लेबल 1 के नाम पर लिया हुआ है। उसके बाद हमने 3 हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और उसके साथ टेक्स्ट बॉक्सेस हमने लिए हुए हैं। अब देखिए, चूँकि हमने जो स्क्रॉल बार लिए हुए हैं इनको हमने नाम दिए हैं, और नीचे आप देखें इसकी वैल्यूज़ जो हैं मैक्सिमम वैल्यू हम इसको देंगे कि हम चूँकि कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कलर हमारे पास 256 होते हैं। आप कम या ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 256 देते हैं, और मिनिमम 0 है, 0 से स्टार्ट लेगा। और नीचे देखें कि इसमें चेंज जो आएगा वो चेंज भी, स्मॉल चेंज भी एक हिस्से का होगा इसमें। दूसरे का भी इस तरह देख लें कि मैक्सिमम वैल्यू आप इसको ख़त्म कर दें। यहाँ आप लिखे 256 ताकि दोनों का बराबर हो, और तीसरे का भी मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको आप चेंज कर दें, 256 पर ले जाएं। तो हमने वैल्यूज़ इतने ही दी हुए हैं, और अब हमने क्या करना है, कोडिंग करनी है। लेकिन कोडिंग ये जो बार हमने लिए हैं स्क्रॉल बार के ज़रिए हमने कंट्रोल करने हैं। तो इस स्क्रॉल बार पर डबल क्लिक कर दें। इसके चेंज इवेंट में कि कौन से इसमें जब चेंज आएगा तो क्या होगा, इसकी कोडिंग देखें। लेबल 1 डॉट बैक कलर, इसका बैक कलर जो है वो किसके बराबर होगा, RGB रेड ग्रीन ब्लू इनटू के रेड ग्रीन ब्लू कलर तो होगा, लेकिन कौन कौन सा होगा, बार 1 HS बार 1 जो हमने लिया हुआ है उसकी जो वैल्यू होगी, कॉमा HS बार 2 डॉट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी, और HS बार 3 डॉट वैल्यू, ये 3 वैल्यू होंगी। उसके बाद इसको बंद कर दें। ये तो हमने सिर्फ लेबल को बैक कलर दिया है कि लेबल 1 जो है इसका बैक कलर, इन तीनों में जो वैल्यूज़ होगी वो तीनों वैल्यूज़ रेड ग्रीन ब्लू की कम्बिनेशन से जो 256 कलर बनते हैं वो मिक्स होके इस लेबल 1 के बैक कलर पे शो होगा। इसी के साथ साथ हम उसको देते हैं ऑर्डर कि भाई जो टेक्स्ट 1 है, टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट 1 जो हमने इसके साथ लगाया हुआ है, पहले के साथ टेक्स्ट 1 है तो उसकी वैल्यू जो है वो उसके ऊपर क्या होगा, HS बार 1 डॉट वैल्यू, बार 1 की जो वैल्यू है वो वहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आएगी। इस तरीके से आप दूसरे पर चले जाएं। दूसरे पर भी यही चीज़ है कि आप यही चीज़ दोबारा ऊपर वाले से कॉपी कर दें, उस पर राइट क्लिक कर दें, कॉपी, और नीचे में इसको राइट क्लिक से पेस्ट कर दें। वही चीज़ लेबल 1 का बैक कलर जो है वो तीनों की यही वैल्यू होगी, लेकिन इसकी वैल्यू हम 2 पर, क्योंकि इसके साथ हमने टेक्स्ट 2 लगाया हुआ है तो सिर्फ टेक्स्ट 2 की वैल्यू जो है, और यहाँ पर बार 2 की वैल्यू,
इसको देखें कि वही पहली कोडिंग है, लेकिन सिर्फ यहाँ हमने चेंज किया हुआ है कि साथ वाला जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो है टेक्स्ट 2 और उसमें वैल्यू भी बार 2 की होगी। बाकी इस तरीके से हैं। तीसरा भी इस तरीके से है। तीसरे का भी वही पुराना तरीका है कि इसमें पहले वाला कोडिंग जो है वो पेस्ट कर दें और इसमें टेक्स्ट 1 की जगह पर टेक्स्ट 3 लिखें और बार 1 की जगह पर बार 3। इसके बाद आप इसको रन कर दें। इससे पहले हमने इसको सेव किया हुआ है, तो सेव को हमने चूँकि एक नया फॉर्म लिया हुआ है तो इसको हम कलर नाम देते हैं, कलर VBP, विजुअल बेसिक का प्रोजेक्ट है। तो इसके बाद आप देखें कि इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद चूँकि हमने फॉर्म एक और लिया हुआ था तो हम स्टार्टअप पे वही फॉर्म लेंगे। ये बात चीज़ें बार बार प्रैक्टिस में आती हैं। देखें कि हमने चूँकि फॉर्म हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो में देखें फॉर्म 1, 2 और 3, हमने फॉर्म 1 जो लिया हुआ है ये वाला फॉर्म 2 जो कलर VB प्रोजेक्ट है इसको हम स्टार्ट में लाएंगे। तो अब प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टीज़ में जाए नीचे आखिर में, यहाँ पर फॉर्म 1 है, फॉर्म 2 है, तो हम फॉर्म 2 को चूँकि यहाँ पर फॉर्म 2 जो है इसको हम स्क्रीन पर लाएंगे। ओके कर दें। ओके करने के बाद देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमने लेबल लिया हुआ है और यहाँ पर 3 स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार जो है इसको आप देखें 1, 2, 3, जितना आप इसको ले जाते हैं दबाते हैं एक एक वैल्यू इसमें आ जाती है और साथ टेक्स्ट 1 में उसकी वैल्यू बार 1 की वैल्यू आ जाती है और कलर में भी तब्दीली होती है। देखें एक ही कलर है, जितना आप इसको आखिर पे ले जाएंगे उतना भी आ जाएगा। इसी के साथ नीचे दूसरा जो है ये दूसरा बार है, इसके साथ एक और किस्म का रंग आ जाएगा। यानी पहले क्या था, पहले रेड था, रेड के बाद ये ग्रीन हो गया, तो ग्रीन के बाद तीसरा क्या होगा, ब्लू होगा। यानी RGB का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू, 3 कलर्स हैं। अब इनकी मिक्सिंग से क्या बनता है, इसको आप इधर ले आएँ और इसके साथ ये मिलाएं तो इससे ये कलर बनता है। इसको मज़ीद ज़्यादा कर दें, इसको बीच में ले आएँ, इसको मज़ीद बढ़ाएं तो कलर ये बनता है। इसको आगे ले जाएं, तो जितना मतलब आप इसको कम या ज़्यादा करेंगे इनकी वेरिएशन से कलर भी चेंज होता जाता है। देखें इनको, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हमने 256 दी हुई है। इसको भी 256 और इसके भी 256, तो 256 तक आप तीनों की वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि स्क्रॉल बार इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जिस तरह हम किसी दूसरे प्रोग्राम में पेज को लेफ़्ट राइट या अप डाउन ले जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल बार को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल बार के ज़रिए मुख्तलिफ़ मूवमेंट ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी ActiveX कंट्रोल्स हैं। तो इसके बाद